हाउ टू राइट रियलिस्टिक एंड कन्विंसिंग एसओपी। एसओपी की हमारी फाइल में बहुत इंपॉर्टेंस है और एक अच्छी एसओपी यानी कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हमें कैसे लिखनी चाहिए उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो अंत तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहें। दोस्तों, मैं प्रोफेसर रोहित गुप्ता, डायरेक्टर ऑफ स्पेक्ट्रम ओवरसीज जालंधर। आज हम बात करेंगे स्पेसिफिकली स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पे, उसका कंटेंट क्या होना चाहिए और उसको कैसे लिखा जाता है उसके बारे में मैं आपको सजेशंस देने जा रहा हूं। सो स्टूडेंट्स, एसओपी के कंटेंट के बारे में बात करते हैं। पहले एसओपी जो स्टार्ट होती है दैट इज विद योर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में मेनली आप अपना नाम से स्टार्ट करते हैं। जनरली इसको स्टार्ट करने का एक बेटर वे और भी है, आप किसी एनेक्डोट से स्टार्ट कर सकते हैं एसओपी को। दिस मेक्स योर एसओपी वेरी स्पेशल। एसओपी के इंट्रोडक्शन में और बात करें, जनरली इसके मेजर कंटेंट्स क्या हैं, आप अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताते हैं, आप अपना कोई पास्ट जॉब के बारे में बताते हैं या कोई बिजनेस आपने किया हुआ था उसके बारे में इसमें ब्रीफ इंफॉर्मेशन दी जाती है। बिजनेस और एजुकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हुए एक बात आपको ध्यान में रखना है, अगर इसमें कोई मेमोरेबल इंस्टेंसेस एंड एग्जांपल्स, कोई एक्सपीरियंसेस आप दे सकें जिससे कुछ स्पेशल लर्निंग हुई, स्पेशल नॉलेज मिली, तो वो भी आपकी एसओपी को इफ़ेक्टिव ही बनाएंगे। आगे बात करें एजुकेशन और जॉब के बारे में बात करने के बाद आप इसमें अपनी हॉबीज़ एंड करियर ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात कर सकते हैं। इसमें स्पेशल बात ये आपको ध्यान में रखनी है, इसमें एक और दो आप अपनी क्वालिटीज़ इसमें ज़रूर हाईलाइट करें जो आपको दूसरों से अलग करती हैं, आपको एक स्पेशल पर्सन बनाती हैं, और वो क्वालिटीज़ जो आपको जनरली स्टडी अब्रॉड या उस यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम के लिए बेस्ट फिट की तरह वो पेश करती हैं, उन क्वालिटीज़ पे आपको इसमें फोकस करना चाहिए। सो दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट। नेक्स्ट पार्ट जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का है दैट इज मेजर एंड द मेन पार्ट, दैट इज पर्पस। पर्पस में जनरली दिस इज अ लॉन्गर पार्ट। इंट्रोडक्शन में आप एक या दो पैराग्राफ ही लिख सकते थे, बट इस पार्ट में जनरली 3 और 4 पैराग्राफ्स आर रिक्वायर्ड। इसमें जनरली क्या क्या आप लिख सकते हैं, अपने कोर्स के बारे में, अपनी कंट्री सिलेक्शन के बारे में, और अपने फंड्स एंड फाइनेंसेस के बारे में। कोर्स के बारे में लिखने के लिए कुछ मेजर क्वेश्चंस जिनके बारे में आपको सोचना चाहिए वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे कि आप सोच सकते हैं कि आप हायर स्टडी क्यों करना चाहते हैं, आपने पर्टिकुलरली यही कोर्स क्यों चूज़ किया अपनी हायर स्टडीज़ के लिए, आपने कोई दूसरे कोर्सेज क्यों नहीं देखे। आप इस कोर्स के करिकुलम के बारे में बात कर सकते हैं, दैट इज मेजर सब्जेक्ट्स, आप इसमें क्या सीखोगे, व्हाट विल यू लर्न फ्रॉम दिस कोर्स। एंड उसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि आप इस कोर्स के बाद क्या करोगे। आप अगर कनाडा के लिए प्लान किया था, आप इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद कनाडा में ही इंटरनेशनल वर्क एक्सपीरियंस गेन करने के लिए वहाँ पे जॉब करोगे, या फिर इंडिया अपने होम कंट्री में वापस आके जॉब करोगे, किस टाइप की कंपनीज में जॉब करोगे, क्या जॉब डेजिग्नेशन आपको इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद मिलेगा, और 4-5 साल में आप अपना करियर पाथ किस तरह से देखते हो। अगर आप सुपरवाइज़र या किसी एग्जीक्यूटिव से स्टार्ट कर रहे हो तो आप टीम लीडर या मैनेजर बन जाओगे 5 सालों में, वो आपको करियर पाथ शो करना चाहिए। साथ के साथ इसमें शो करना चाहिए, लिखना चाहिए आपको कि आप अपनी जो अब्रॉड स्टडीज़ की जो आपने कॉस्ट बियर करी, आपके पेरेंट्स ने, आपके स्पॉन्सर ने, वो आप किस तरह से रिकवर कर पाओगे। इन जॉब्स को सर्च करते हुए, एमएनसीज के नाम लिखते हुए, जॉब डेजिग्नेशंस के नाम लिखते हुए, आपने जो रिसर्च की और जो वेबसाइट्स पे रिसर्च की, उनके कोर्स लिंक्स आपको एसओपी में देने चाहिए। नाउ
पर्पस में ही नेक्स्ट मेन पॉइंट पे बात करते हैं, दैट इज कंट्री। अगर आप कनाडा में पढ़ाई करने जा रहे हो तो आपको इसमें लिखना होगा कि व्हाई हैव यू चूज्ड कनाडा फॉर योर हायर स्टडीज, व्हाई नॉट एनी अदर कंट्री। आपने किसी और कंट्री में क्यों नहीं पढ़ाई करना ऑप्ट किया, जैसे कि यूएसए, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूरोपियन कोई कंट्री क्यों नहीं सिलेक्ट की। बाकी कंट्रीज़ के नेगेटिव पॉइंट दिखाते हुए आपको कनाडा के पॉजिटिव पॉइंट्स दिखाते हुए आपको लॉजिकली ये प्रूव करना होगा कि दिस इज़ द रीज़न व्हाई आई हैव सिलेक्टेड कनाडा फॉर माय हायर स्टडीज़। पर्पस में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ अबाउट योर, यू हैव टू राइट अबाउट योर फंड्स एंड फाइनेंसेस। आपकी एजुकेशन को कौन स्पॉन्सर कर रहा है, उस अगर आप फर्स्ट ईयर की फ़ीस दे चुके हैं तो सेकंड ईयर की फ़ीस आप कैसे अरेंज करोगे, आपका स्पॉन्सर के पास क्या इनकम सोर्स है, उनकी सेविंग्स क्या हैं, इन चीज़ों के बारे में भी आपको इसमें मेंशन करना चाहिए। पर्पस के कंटेंट में कंट्री से आगे पढ़ें तो हमें लिखना चाहिए उसमें व्हाई वी हैव चूज्ड दिस यूनिवर्सिटी और दिस कॉलेज फॉर आवर हायर स्टडीज़। तो इस कॉलेज या यूनिवर्सिटी को पर्टिकुलरली हमने क्यों चूज़ किया, इसमें अगेन इम्पॉर्टेंट है कंपैरिजन्स शो करना कि आप उस कंट्री में क्या आपने और यूनिवर्सिटीज़ देखी, उस कंट्री में यही यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ना चाहते हो, और दूसरी कंट्रीज़ में भी आपने वो यूनिवर्सिटीज़ देखी थी जिनमें ये सेम कोर्स पढ़ाया जा रहा था, तो उनको क्यों रिजेक्ट कर दिया, इसको क्यों सिलेक्ट किया। इसके 2-3 मेजर पॉइंट्स जो होते हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ को आप उनकी हायर फीस के लिए रिजेक्ट कर सकते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ को आप लोकेशन के बेस पे रिजेक्ट कर सकते हैं, एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कुछ यूनिवर्सिटीज़ को आप कंटेंट के बेस पे रिजेक्ट कर सकते हैं। मान लो आप 2 यूनिवर्सिटी सेम कोर्स पढ़ा रही हैं और एक यूनिवर्सिटी जो आपकी चूजन यूनिवर्सिटी है उसके कोर्स कंटेंट देखिए, दूसरी यूनिवर्सिटी के कोर्स कंटेंट देखिए। अगर कुछ ऐसा इम्पॉर्टेंट कंटेंट जो आपको अच्छा लगता है वो एक दूसरी यूनिवर्सिटी में नहीं था और फर्स्ट यूनिवर्सिटी में था, तो आप इसलिए भी इस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करके दूसरी यूनिवर्सिटी को रिजेक्ट कर सकते हो। यूनिवर्सिटीज़ में 1-2 बातें और जो आपकी एसओपी को स्पेशल बनाएंगी, और इस सेक्शन में आपको लिखना चाहिए कि आपने आपकी सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी के टीचिंग मेथड्स कैसे हैं, टीचिंग मेथड्स कैसे हैं, और पर्टिकुलरली उनकी फैकल्टी कैसी है। अगर आप फैकल्टी के नाम और कॉन्टैक्ट नंबर दे सको और उनके ईमेल आईडीज़ वहाँ पे मेंशन करो तो ये बहुत अच्छी बात होगी। अगर आप उनसे एक बार ईमेल कन्वर्सेशन भी हुई है तो उसके बारे में भी आपको लिखना चाहिए इसमें। नाउ पर्पस कंप्लीट करने के बाद अब हम आते हैं प्रोसेस पे। एसओपी, एक अच्छी एसओपी लिखने का प्रोसेस क्या है, इसको कितना टाइम चाहिए। एटलीस्ट आप इसको 2 से 3 हफ्ते जरूर दें एक अच्छी एसओपी लिखने के लिए, बिकॉज आपको ये एसओपी पहले लिखनी पड़ेगी, फिर इसको दोबारा पढ़ना पड़ेगा, फिर इसको दोबारा लिखना चाहिए, ताकि आप थोड़े वर्ड्स में एक अच्छी एक्सप्लेनेशन दे सको। और इसकी वर्ड लिमिट क्या है, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर रहे हैं तो 2.5 से 3 पेजेस, दैट मीन 1000 वर्ड्स की आप वर्ड लिमिट लेके चल सकते हो। एसओपी लिखने के दौरान आपको कैसी लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए, आई सजेस्ट यू शुड यूज़ सिंपल इंग्लिश। कुछ स्टूडेंट्स स्पेशल टाइप की डिक्शनरी से वोकैबुलरी सर्च करते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स का चयन करते हैं और उनको एसओपी में अपने लिखते हैं, बट उससे स्टूडेंट्स को मिसकंसेप्शन है कि इससे आपकी एसओपी अच्छी बनेगी, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जितना सिंपल इंग्लिश में लिख सको अपनी एसओपी को उतना ही बेटर होगा। एंड इन द लास्ट आई वांट टू सजेस्ट यू दैट आप जब एसओपी लिख लें, इसको अपने सीनियर्स के साथ, इसको अपने टीचर्स के साथ ज़रूर शेयर करें, उनकी फीडबैक लें, और उनकी फीडबैक अगर नेगेटिव भी आए तो आपको डिस्करेज नहीं होना है, आपको फिर से अपनी एसओपी में उस फीडबैक के साथ दोबारा उसको लिखना चाहिए। एंड इन दिस वे यू विल एंड अप
राइटिंग अ रियलिस्टिक एंड कन्विंसिंग SOP। अगर ये आपको मेरे व्यूज़ अच्छे लगे तो काइंडली इस वीडियो को शेयर करिए और लगातार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।